प्यारे बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल? मजे में हो सभी? तो आई होप आप सब मजे में होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। मेरा नाम है महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में हम करेंगे आपकी 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यूज बोर्ड एग्जाम 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी सवाल इस चैप्टर से पूछे यानी 8 साल के पेपर अपने यहाँ सोल्व करेंगे। अभी तक हमने इस चैनल के ऊपर 13 चैप्टर का रिवीजन और 12 चैप्टर के पीवाईक्यूज कर लिए। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहे। तो देखिए यहाँ सारे सवाल लिखे हुए। सवाल क्या है, जो भी लिखा हुआ है मतलब ईयर वाइज लिखा हुआ 20 में, 19 में, 18 में। तो यहाँ पे देखो ये रेड पेन से लिख दिया मैंने, आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम 2020 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती, कोई दो कारण लिखिए। देखिए पहले मैं सारे सवाल पढ़ूंगा और फिर सारे सवाल आपको सोल्व कराऊंगा। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो बुक में नहीं, तो यहाँ न्यूमेरिकल्स आप देखना, अगर आपको आते हैं तो एक बार पेपर देख लीजिए। और कोई न्यूमेरिकल अगर मान लो सारे सवाल आपको आ रहे हैं तो वीडियो देखने को जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जो न्यूमेरिकल्स आप देखना, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं। कोई ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आता, बिल्कुल आसान आसान न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस आता है। देखिए आपके सामने अभी करेंगे भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस, कोई ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं है। केवल फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। देखेंगे अभी तो बोर्ड एग्जाम 2020 का सवाल स्टार्ट करते हैं अपन और सभी को सोल्व भी करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम 2020 का सवाल यह है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती, कोई दो कारण लिखिए। तो मैं कारण बोलता हूँ, समझाता हूँ लिखना कैसे एग्जाम में। तो देखिए मैं कारण सीधा बताता हूँ यहाँ पे कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा सतत रूप से वितरित हो जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करने में कुछ समय लगेगा, जो कि प्रायोगिक तथ्य के विपरीत है। यह आपको लिखना। अब समझिए मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला है कि प्रकाश तरंग सिद्धांत ऐसा बोलता है कि जब प्रकाश किसी धातु की पृष्ठ पर गिरेगा तो वह समान रूप से बट जाएगा, ठीक है, यानी एक समान रूप से वितरित हो जाएगी उसकी ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने जो ऊर्जा चाहिए, कार्यफलन जो होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, तो उसको ग्रहण करने में कुछ इकट्ठा करने में टाइम लग जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन प्रैक्टिकल अपन जानते हैं कि जैसे ही प्रकाश धातु सतह पर गिरता है, अगर प्रकाश की आवृत्ति दैनिक आवृत्ति से अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत धातु सतह से बाहर निकल जाता है, यानी कोई टाइम लेग, कोई कालपस्ता नहीं रहती है। कैसे लिखा मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था। दूसरा पॉइंट ये होता है कि देखिए प्रकाश तरंग सिद्धांत ऐसा मानता है कि प्रकाश की हर एक आवृत्ति यानी प्रकाश की प्रत्येक आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, बशर्ते कंडीशन यह है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता इतनी हो कि वह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके। यानी इसका मतलब यह है, लेकिन जो कि प्रायोगिक तथ्य के विपरीत है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन तब ही उत्सर्जित होता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दैनिक आवृत्ति से अधिक होती है। बात समझ आ गई? मतलब प्रकाश तरंग सिद्धांत ऐसा मानता है कि आपतित प्रकाश की हर एक आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, बस ये होना चाहिए कि जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता इतनी अधिक हो कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए वो न्यूनतम ऊर्जा की सप्लाई कर सके। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तब ही बाहर निकलता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दैनिक आवृत्ति से अधिक होती है। तो आपको कोई भी दो रीजन लिख देने हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल देखो, ये आपको याद होने चाहिए, थोड़ी तो आपको याद होनी चाहिए, इसके बिना काम चलेगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर मैंने 2020 का पूरा यहीं पे कर दिया है। आते हैं बोर्ड एग्जाम 2019 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है दैनिक आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा है दैनिक आवृत्ति की, देखो कार्यफलन, दैनिक आवृत्ति, प्रकाश प्रभाव, ये आपको याद कर लेनी है परिभाषा। इस बार बोर्ड एग्जाम आने के चांसेस हैं। तो सवाल क्या है, दैनिक आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2019 का सवाल नंबर 1 है दैनिक आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। डिफाइन थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होती है, बोलता हूँ, इसका आंसर भी देता हूँ। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक होती है। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक होती है, दैनिक आवृत्ति कहलाती है। मैंने मेरे शब्दों में ऐसा बोला। इसका भी बोल सकते हो कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन
उत्सर्जित होना प्रारंभ होते हैं, दहली आवर्ती कहलाती है। जैसे आप बोलो शब्दों का हेरफेर है। मैंने पहले ऐसा बोला था कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जो धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक होती है, दहली आवर्ती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको म्यू नॉट से अपन दिखाते, सॉरी न्यू नॉट से, इसको अपन न्यू नॉट से दिखाते हैं आवर्ती को। ठीक है, अगला सवाल अब मेरे को रब करना पड़ेगा क्या? अगला सवाल न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है? 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन संबंध तरंग की de ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। अब मैं ऐसा करता हूँ, सारे साल एक बार पढ़ देता हूँ और फिर उसको मैं आपको सोल्यूशन भी करवा दूंगा, क्योंकि मेरे को एक बार जगह चाहिए यहाँ पे बोर्ड पे। तो दूसरा यहाँ पे क्या है? 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की de ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। अब आपका सवाल यहाँ पे हो सकता है कि इस बार दरवे तरंगों की तरंग दैर्ध्य सिलेबस में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना, de ब्रोगली की परिकल्पना सिलेबस में है, तो ये सवाल de ब्रोगली का भी बन सकता है। तो आपको ये करना है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, आते हैं बोर्ड एग्जाम 2018 में। सवाल क्या पूछा है? सवाल ये पूछा है, किसी धातु के लिए कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? ये परिभाषा बताते हैं। सवाल क्लियर? बोर्ड एग्जाम 2018 का सवाल नंबर 1 है, किसी धातु के लिए कार्यफलन से क्या तात्पर्य। मतलब सीधी बात है, यहाँ आपको कार्यफलन की परिभाषा लिखनी है। सवाल नंबर 2 है, यहाँ पे सेम ऐसा सवाल है। सवाल नंबर 2, 10⁴ वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध de ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। सिंपल न्यूमेरिकल। बोर्ड एग्जाम 2018 का सवाल नंबर 3 यहाँ पे है। आइंस्टीन, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये सवाल नंबर आपका 3 था बोर्ड एग्जाम 2018 का। आते हैं बोर्ड एग्जाम 2017 में। सवाल नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं समान है। इनमें से फुल स्टॉप, इनमें से किस कण की de ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी। यानी de ब्रोगली तो बोर्ड का फेवरेट टॉपिक, यहाँ से कुछ ना पूछता है। तो सवाल दोबारा बोलता हूँ, बोर्ड एग्जाम 2017 लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं समान है, इनमें से किस कण की de ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी, ये आपको बताना है। चलिए सवाल अभी करेंगे। सवाल नंबर 2 यहाँ पे 2017 का, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। यानी आपको यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा लिखनी है। फिर आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क, प्रकाश विद्युत धारा किन 2 कारकों पर निर्भर करती है। ये भी बताना है कि जो आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, प्रकाश विद्युत धारा है, वो किन 2 फैक्टर्स पर, किन 2 कारकों पर निर्भर करती है। ये था आपका 2017। यहाँ लिखा है बोर्ड एग्जाम 2016 में। अपन आगे क्वेश्चन फर्स्ट है पूछा हुआ, सीजियम धातु के लिए दहली आवर्ती, सीजियम धातु के लिए दहली आवर्ती 5.16 इंटू 10⁴ हर्ज 5.16 गुणा 10⁴ हर्ज है। फुल स्टॉप। इसका कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। बिल्कुल न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस एक सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल है। यानी आपको इसका कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है और आपको दहली आवर्ती दे रखी है। अगला सवाल 2016 का सवाल नंबर 2 बोला है, विरोधी विभव या अंतक वोल्टा, मतलब निरोधी विभव की बात कर रहा है, विरोधी विभव या अंतक वोल्टा किसे कहते हैं। यहाँ आपको निरोधी विभव की परिभाषा लिखनी है। और आगे बोला है, इसी में सवाल अटेच है, एक समान आवर्ती तथा भिन्न तीव्रताओं के 2 आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का पट्टिका विभव, मतलब पट्टिका विभव मतलब एनोड विभव V0 के साथ आलेख खींचने, आपको ग्राफ भी बनाना है 2 तीव्रताओं के लिए, 2 भिन्न भिन्न तीव्रताओं के लिए। ये था बोर्ड एग्जाम 2016 का सवाल नंबर 2। आते हैं बोर्ड एग्जाम 2015 में। बोर्ड एग्जाम 2015 लिखा हुआ है, सवाल नंबर 1 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव ब्रैकेट में लिखा हुआ है अंतक विभव को परिभाषित कीजिए। यानी फिर से आपसे यहाँ पूछिए, जो रिपीट हो रही है परिभाषा, यानी आपको यहाँ पर निरोधी विभव की परिभाषा ही लिखनी। देख लीजिए परिभाषा रिपीट होती है, एग्जाम में पूछ जाती है। आते हैं 2015 का सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी धातु का कार्यफलन, किसी धातु का कार्यफलन 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल है। तो उसकी दहली आवर्ती की गणना
हर्ज में कीजिए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, ठीक है। ऐसे 1 नंबर में सवाल आते हैं और इस बार भी आने के चांसेस है, तो यहाँ से बिल्कुल टफ नहीं आता, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आता है, ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। आवर्ती गणना हर्ज में आपको करनी है। सवाल नंबर 3 है 2015 का, बोला है डे ब्रोगली की परिकल्पना लिखिए, डे ब्रोगली की परिकल्पना लिखिए, फुल स्टॉप। आगे बोला है कोई इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से, कोई इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से विभव V वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए, यानी वो आपको लैम्डा बराबर h/√2m/QV वाला डेरिवेशन करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे 2015 हो गया। आगे लिखा हुआ यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2014 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 ये है 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, फुल स्टॉप। इसकी डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, यानी ये कंफर्म हो रहा है कि ज्यादातर सवाल डे ब्रोगली से आ रहे हैं या फिर कार्यफलन के फॉर्मूले से आ रहे हैं, फाई नोट बराबर h न्यू नोट से आ रहे हैं। यहाँ से लगे देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है। आपको डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। सवाल नंबर 2 यहाँ पे ये ग्राफ दे रखा है इसके लिए। सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है दो धातु की प्लेटों P तथा Q, दो धातु की प्लेटों P तथा Q के लिए अंतक विभव V0, अंतक विभव मतलब विरोधी विभव, जिसको अपन निरोधी विभव भी बोलते हैं, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, दिया आपको। दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, दो धातु की प्लेटों P तथा Q के लिए अंतक विभव V0 तथा आवर्ती न्यू के बीच वक्र दर्शाए गए हैं। यह आपको डायग्राम देखा, वक्र दर्शाए गए हैं, फुल स्टॉप। इनमें से किस धातु की दैलीय तरंग दैर्ध्य एवं कार्यफलन अधिक होगा, किसमें से किस धातु की दैलीय तरंग दैर्ध्य एवं कार्यफलन अधिक होगा। तो ये सवाल मैं आपको यहीं पर करवा दूं कि दोबारा डायग्राम कौन बनाएगा, दोबारा डायग्राम कौन बनाएगा। तो देखिए इसको मैं करवाता हूँ यहीं पे, बाकी डायग्राम तो करवा रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पे इसको देखिए, यह आवर्ती है और ये विभव है, तो देखिए यह आवर्ती ज्यादा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आवर्ती कम होगी और यहाँ पे आवर्ती ज्यादा होगी। तो देखिए आवर्ती यानी P पॉइंट के लिए, P धातु के लिए आवर्ती का मान ज्यादा है। तो आप जानते हो C बराबर न्यू लैम्बडा होता है, तो लैम्बडा बराबर आप बोल सकते हो C/न्यू, क्लियर है। तो देखिए यहाँ P के लिए आवर्ती कम है, मैंने सबसे ज्यादा बोल दिया ऊपर, यहाँ P के लिए आवर्ती कम है और भाई इधर जाने में आवर्ती बढ़ेगी तो Q के लिए आवर्ती का मान ज्यादा है। तो P के लिए अगर आवर्ती कम होगी तो यहाँ इसका लैम्बडा क्या होगा, दैलीय की बात है लैम्बडा नोट लगा लीजिए, यानी इसकी दैलीय आवर्ती P की कम है तो इसका दैलीय तरंग दैर्ध्य इसका ज्यादा होगा, यानी दैलीय तरंग दैर्ध्य तो P का ज्यादा होगा। ये बोला दैलीय किस धातु की दैलीय तरंग दैर्ध्य एवं कार्यफलन अधिक होगा, तो इसका धातु P का दैलीय तरंग दैर्ध्य अधिक होगा क्योंकि इसकी आवर्ती दैलीय आवर्ती कम है। भाई ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया ना, इसकी दैलीय आवर्ती है। अब Q की बात करें, Q की दैलीय आवर्ती ज्यादा है तो इसकी दैलीय आवर्ती ज्यादा, इसका दैलीय तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। बात क्लियर, तो ये हो गया। आगे बोल रहा है कार्यफलन, तो देखिए कार्यफलन क्या होता है, ये होता है फाई नोट बराबर h न्यू नोट। ये न्यू नोट क्या होता है, दैलीय आवर्ती होती है, तो देखिए असंवेतांक यानी फाई नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दैलीय आवर्ती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो जिस धातु की दैलीय आवर्ती ज्यादा होगी उसका कार्यफलन भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये Q है, देखिए Q की दैलीय आवर्ती ज्यादा है P से, तो Q का कार्यफलन P से अधिक होगा। क्लियर, सवाल क्लियर हो गया, बिल्कुल। सवाल देखो डायग्राम देख डरना नहीं होता, बिल्कुल आसान सवाल है, तो आपको ऐसे समझ लेना है इसको। तो देखिए P की दैलीय तरंग ज्यादा है और Q का कार्यफलन ज्यादा है। ओके, तो ये सवाल हो गया। आगे इसमें सवाल नंबर 3 है, डायग्राम के देखो यहाँ y एक्स पर निरोधी विभव था और ये दैलीय आवर्ती, ऐसा डायग्राम अपने बुक में कर भी चुके, ऐसा डायग्राम आता भी है। सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 यहाँ पे 2014 का 6 × 10⁻14 6 × 10⁻14 6 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड 2 × 10⁻³ जूल प्रति सेकंड 2 × 10⁻³ जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है, फुल स्टॉप। स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपका,
ठीक है, ये था बोर्ड एग्जाम 2017 का सवाल। बोर्ड एग्जाम 2013 में भी सवाल आया हुआ है, उसको बाद में आपको सोल्व करवा दूंगा, मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी, अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे ये भी। ठीक है, तो अपन पहले सोल्व करते हैं और उसको भी सोल्व अपन करेंगे। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, एक बार आप पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आप बेटर समझे। कुछ सवाल अपन यहाँ पे कर लिए और कुछ को अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बोर्ड एग्जाम 2020 का हो गया, बोर्ड एग्जाम 2019 का सवाल नंबर दिल्ली आवर्ती परिभाषा कर ली। अब सवाल नंबर 2019 का सेकंड सवाल करते हैं। इसको कर दो, हटा दो यहाँ से, कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? रब कर रहा हूँ। देखो जहाँ पे रेलिवेंस लिखा है ना 20, 19, 18 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे मैं बोल दिया तो सारा ओके। ये रब कर रहा हूँ, इसको अपन सोल्व करेंगे वन बाई वन। अब तो देखिए था बोर्ड एग्जाम 2020 का सवाल थ्योरेटिकल आपने कर लिया, 19 का एक कर लिया अपन ने। 19 का दूसरा सवाल क्या दे रखा है? सवाल ये 19 का दूसरा कि 10 की 100, अच्छा कौन सा है, डिविजन में तो है नहीं सिलेबस। 100 वोल्ट 2019 का सवाल नंबर 2 क्या बोला है कि 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको विभवांतर का मान दिया V बराबर 100 वोल्ट। अब आप जानते हो लैम्डा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लिखोगे तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन होता है 12.27 बटे में √V एंगस्ट्रॉम में सीधा फॉर्मूला होता है। एक नंबर का सवाल हो तो यहाँ से 12.27 बटे में √V की क्या जाएगा 100, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम तो √100 क्या आएगा 10, तो 12.27 बटे में रूट क्या 10 आ जाएगा, √100 का मान क्या 10 हो जाएगा ना। एंगस्ट्रॉम तो आंसर क्या मिलेगा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो आपका आंसर। आते हैं बोर्ड एग्जाम 2018 में। तो बोर्ड एग्जाम 2018 का सवाल नंबर 1 है, किसी धातु के लिए कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? तो ये क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा, कार्यफलन की परिभाषा बोल रहा हूं। बोर्ड एग्जाम 2018 सवाल नंबर 1 क्या करना आपको, कार्यफलन की परिभाषा बतानी है। दिखाते किससे? फाई नोट से। ठीक है, क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके जिससे वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन ठीक धातु से बाहर आ जाए। ठीक है, यानी शून्य गति धातु की सतह पर आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे पाकर इलेक्ट्रॉन शून्य गतिज ऊर्जा से धातु की सतह से बाहर आ जाए, कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह दूसरे शब्द में बोला हूं, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा, सर आगे तो बोलो कुछ, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ठीक धातु की सतह पर, ठीक धातु की सतह से बाहर अर्थात शून्य गतिज ऊर्जा से बाहर आ जाए, कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्द में बोलूं आसान बिल्कुल, कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर इलेक्ट्रॉन शून्य गतिज ऊर्जा से धातु की सतह से बाहर आ जाए, कार्यफलन कहलाता है। अब देखिए अपने शब्दों में इसको लिखना है। कुल मिला के बात यह है कि आपको कार्यफलन की परिभाषा लिखनी है और साथ में लिख देना कार्यफलन का जो फॉर्मूला होता है फाई नोट बराबर H न्यू नोट होता है। ये होता है कार्यफलन का फॉर्मूला, जहां पर लिख देना H प्लांग नियतांक, न्यू नोट दिल्ली आवर्ती और फाई नोट कार्यफलन, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। किसमें मापते हैं? कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। और यह भिन्न धातुओं का भिन्न होते हैं, अलग अलग धातुओं का अलग अलग होता है। प्रॉपर्टीज धातु के गुणों पर निर्भर करता है कि वो न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर इलेक्ट्रॉन शून्य गतिज ऊर्जा से बाहर निकल जाए, कार्यफलन कहलाता है। क्लियर? ओके, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ठीक धातु की सतह से बाहर आ जाए, अर्थात शून्य गतिज ऊर्जा से ब्रैकेट में बाहर आ जाए, कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, कि कितनी ऊर्जा दे कि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आए। कुल मिला के बात ये है, कार्यफलन की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 एक न्यूमेरिकल है, बिल्कुल आसान। जैसा ये था आपका 2019 का, वैसा ये 2018 का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 2,
2018 का। क्या बोला है कि 10⁴ वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंग ज्ञात कीजिए। तो बस सवाल यही, यहाँ 10⁻² था, यहाँ 10⁻4 है। तो यहाँ पे वे का मान दिया 10⁻4 वोल्ट, घात दिया। अब लैम्डा इलेक्ट्रॉन आप समझ गए, 12.27 बटे में √V एंगस्ट्रॉम आता है। अब 10⁻4 रख दो यहाँ पे, 12.27 10⁻4 रखोगे तो बाहर 10⁻2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12.27 बटे में 10⁻2 यानी 100 बाहर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 0.1227 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पूछी थी, तो ये सवाल था बस। यहाँ 100 10⁻2 हो गया, 1 से 10⁻4 था। ओके, अब ये था। अब आते हैं बोर्ड एग्जाम, मतलब इसी का तीसरा सवाल। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न करनी है और इसकी सहायता से उनको प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी करनी थी। इनको मैं रब करता हूँ और अपन आगे चलते हैं आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण के ऊपर। तो क्या होता है देखिए, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए भी आपको आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण बिल्कुल ढंग से रट लेनी है, कर लेनी है, समझ लेनी है। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण ढंग से कर लेनी है बोर्ड एग्जाम 2021 के। क्या बोला मैंने? आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण ढंग से कर लेनी है। तो देखिए बोर्ड एग्जाम 2018 का सवाल नंबर 3 ये है कि आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, फुल स्टॉप, इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो देखिए होता क्या है, जब फोटोन को लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या बोला? लिखोगे ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जब फोटोन को धातु की सतह पर आपतित करवाते हैं तो इसकी ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है। तो इसकी ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है, ऐसा लिख के लिखोगे। नंबर 1 कार्यफलन, नंबर 1 कार्यफलन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन की, यहाँ मैंने ई माइनस कर दिया, 12 होगी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब जो आपने ऊर्जा दी है वो ऊर्जा, यहाँ लिखोगे, लिख भी सकते हो, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से। यानी आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण में ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मान के चलिए, कोई लॉसेज वगैरह, अंदर कोई लॉस वगैरह, टक्कर वगैरह में कोई एनर्जी हानि नहीं हो रही है। तो चलो ऐसा छोड़ दीजिए। तो जो ऊर्जा आपने दी है वो ऊर्जा एक तो जाएगी कार्यफलन के रूप में कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए कुछ ऊर्जा खा जाएगा, और रही जो बची खुची वो आपको गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर मिल जाएगी। कार्यफलन ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा को दिखा देते ई से, कार्यफलन को दिखा देते फाई नॉट से, और अधिकतम को दिखा देते के मैक्स से दिखा देते। ये हो गया आपके आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण। अब फोटोन है तो फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू, यहाँ पे फाई नॉट को आप लिख सकते हो एच न्यू नॉट, फॉर्मूला जानते हैं, प्लस के मैक्स, ये होगा फॉर्मूला। अब के मैक्स को देखिए, आप चाहो तो के मैक्स की जगह आप 1/2 mv² मैक्सिमम, भाई किस वेग से बाहर अधिकतम वेग से, तो गति क्या होती है 1/2 mv²। तो यहाँ से आप एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv² मैक्सिमम, या आप तो इसको ऐसा कर दीजिए 1/2 mv² मैक्सिमम अधिकतम वेग, इसको भेज दो इधर, तो बन जाएगा आपका एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो एक रूप तो ये हो गया। दूसरा रूप देखिए, आप चाहो तो गतिज ऊर्जा को निरोधी विभव के रूप में लिख सकते हो। तो देखिए निरोधी विभव के रूप में, निरोधी विभव के रूप में, तो आप जानते हो निरोधी विभव क्या होता है, अधिकतम से अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को भी रोक ले। तो अपन वो थोड़ी की सारी बात तो नहीं करेंगे। तो आप जानते हो अधिकतम गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई वी नोट। यहाँ पे न्यू नोट नहीं है, वी नोट है। वी नोट यहाँ पे क्या है, यहाँ वी नोट है निरोधी विभव, वी नोट यहाँ पे क्या है, निरोधी विभव है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, इसी की जगह आप यानी यहाँ कर सकते हो ई वी नोट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो ये भी आपका गतिज, ये भी आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये क्या है समीकरण 1 व 2 आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण। ये दोनों समीकरण, ये प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण आपको ये व्युत्पन्न करने कैसे लिखा मैंने आपको समझा दिया था। अब इसके आधार पर आपको प्रकाश नियमों की व्याख्या भी करनी है। तो कहाँ गया मेरा, इसके आधार सहायता से आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है। देखिए पहली व्याख्या आप समझाते हैं यहाँ, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है किस पर डिपेंड कर रही है, आपतित प्रकाश की
आवर्ती पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर। देखिए इस फॉर्मूले देखिए, कहीं पे तीव्रता आ रही है, इंटेंसिटी आ रही है क्या? नहीं आ रही ना। क्या आ रही है इसमें? तीव्रता आ रही है। तो जो आवर्ती है ना वो किस पे डिपेंड करती है? आपतित प्रकाश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। पहली बात कि यहाँ पे देखिए जो आपकी के मैक्सिमम है, अधिकतम गतिज ऊर्जा है, वो आवर्ती के समानुपाती। तो लिखोगे यहाँ पे, अतः आइंस्टीन प्रकाश समीकरण के अनुसार आपतित उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। पहली बात। दूसरी बात देखिए, अगर यहाँ पे इस समीकरण देखिए, अगर मान लो v का मान v नॉट हो जाए तो अधिकतम गति जीरो हो जाएगी, बात चल जाएगी। लेकिन मान लीजिए यहीं पे यदि v लेस देन v नॉट हो जाए, यदि v जो ये आवर्ती है वो दैलीय आवर्ती से कम हो जाए, तो यहाँ पे इसका मान इससे कम हो जाएगा, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव आएगी। तो इसका मान ये हो जाएगा कि जो k मैक्सिमम है वो आपकी क्या आएगी? नेगेटिव। गतिज ऊर्जा आपकी नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा नेगेटिव होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। बात प्रूफ होगी कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से कम होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से अधिक होनी ही चाहिए। इसने प्रूव कर दिया आइंस्टीन ने कि जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, वो देखिए मेरे यहाँ समीकरण से प्रूफ हो रहे, वेरीफाई हो रहे। देखोगे यदि v लेस देन v नॉट तो k मैक्सिमम या दिस इंप्लाइज नेगेटिव आएगा। अतः लिखोगे, अतः आपतित प्रकाश की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऋणात्मक होगी, जो संभव नहीं है। अतः आपकी दैलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। दूसरा इसने नियम वेरीफाई कर दिया। तीसरा थ्योरेटिकल लिखोगे, तीसरा क्या होता है देखिए कि उत्सर्जित यानी जो प्रकाश विद्युत धारा प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी ज्यादा प्रकाश विद्युत धारा बनेगी। यानी जो आपकी जो प्रकाश विद्युत धारा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तीव्रता जितनी ज्यादा होती है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे तीसरा नियम कि प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी तीव्रता बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। कौन सा करंट? प्रकाश धारा बढ़ेगी। और चौथा नियम में थ्योरेटिकल लिख दोगे आप, क्या लिखोगे कि यदि मतलब इलेक्ट्रॉन द्वारा संपूर्ण फोटोन का अवशोषण होता है, इलेक्ट्रॉन फोटोन के किसी अंश का नहीं। अतः फोटोन द्वारा प्रदत्त ऊर्जा कार्यफल ऊर्जा के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में कोई समय पछता नहीं होता। जैसे प्रकाश गिरेगा वैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन ना आधा अधूरा फोटोन नहीं लेता है, पूरा फोटोन लेता है, और फोटोन में इतनी ऊर्जा है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। अगर फोटोन के पास इतनी ऊर्जा है तो इलेक्ट्रॉन उससे उतनी ऊर्जा ले लेगा और बाहर आ जाएगा। यानी कोई टाइम लेग, कोई काल पछता, कोई समय ज्यादा नहीं होगा। जैसे ही प्रकाश गिरेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इन्होंने ऐसे ये चारों नियम आपको इसके थ्योरी में की बातें लिख देनी है। ये वाला क्लियर हो गया होगा, और थ्योरी की बातें आपको लिखनी है। तो ये आप रख लेना, तो दो चार रख लिया करो तो क्या। ठीक है, तो ये था आपका आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको रब कर दे, आ जाते बोर्ड एग्जाम 2017 के अंदर। तो हाइजेनबर्ग का एनएस ने छोड़ दिया, सिलेबस में इस बार नहीं है। दूसरा वाले यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन, बोर्ड एग्जाम 2017 का सवाल नंबर 1 यहाँ पे है। सवाल नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा कण है तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है। यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, मैं इसको के ही दिखाता हूँ, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर है अल्फा की गतिज ऊर्जा बराबर है प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, ये बराबर है। इनमें से किस कण की देह विरोधी तरंग अधिकतम होगी? तो आप जानते देखिए लैम्डा क्या होता है गतिज ऊर्जा के रूप में, h/√2m होता है। अब देखिए सबकी गतिज ऊर्जा समानुपाती सेम है, तो यहाँ पे जो लैम्डा डिपेंड कर रहा है वो केवल द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, ये है दो तो कांस्टेंट, ये सबका सेम हो गया। तो आपका जो तरंग दैर्ध्य किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। अब आप जानते हो
प्रोटॉन का द्रव्यमान आप जानते हो, प्रोटॉन का द्रव्यमान तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू में 10⁻31 किलोग्राम। तो देखिए इनमें भारी कौन है? प्रोटॉन। यहाँ पे -27 है, -31 है, तो भारी कौन हो गया? प्रोटॉन हो गया। और जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है एम अल्फा, वो तो वैसे 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, सबसे भारी हो जाएगा। तो सबसे भारी होगा ज्यादा किसकी होगी? जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा, जिसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। यहाँ पे देखिए मास ऑफ अल्फा ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सबसे कम किसकी होगी? अल्फा कण की होगी सबसे, फिर इससे ये। तो ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि कहा गया इनमें से किस कण की दे ब्रोविक तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी? तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। यहाँ बोल सकते हो, देखिए लैम्बडा अल्फा लेस देन लैम्बडा प्रोटॉन लेस देन लैम्बडा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अतः इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होगी। क्लियर? समझ में आ गई बात? मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया पोस्टमार्टम करके। तो आपको ये लिखना है, अतः इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोविक तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। यहाँ से अरेंज भी करवा सकता है, लेकिन यहाँ अरेंज नहीं करवाता, यहाँ तो पूछा किसकी अधिकतम होगी। मान लो किसकी कम होगी, ये भी पूछ सकता है। तो जो भी सवाल पूछे, जैसा भी पेपर में पूछे, उस हिसाब से आंसर दे देना है। तो यहाँ पे लिखोगे अतः इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोविक तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2016 का सवाल नंबर नेक्स्ट है। बोला है प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। फिर आगे बोला है प्रकाश विद्युत धारा किन दो कारकों पर निर्भर करती है? तो देखिए पहले अपन बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो ये क्या होता है? जब किसी धात्विक प्लेट या प्रकाश सदिश सतह पर विशिष्ट आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। वह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वह उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ये हो गई प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा। आगे पूछा इसमें प्रकाश विद्युत धारा किन दो कारकों पर निर्भर करती है? तो देखिए प्रकाश विद्युत धारा पहले तो तीव्रता पर निर्भर करती है, क्योंकि आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, भाई उतने ज्यादा फोटोन आएंगे और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी ज्यादा प्रकाश विद्युत धारा होगी। दूसरी डिपेंड करती है कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर पर, और तीसरा डिपेंड करेगी है जो आपका उत्सर्जक है उसकी प्रकृति की, जो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है उसकी नेचर पर भी डिपेंड करता है। क्या लिखोगे? प्रकाश विद्युत धारा प्रथम लिखोगे आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, दूसरा लिखोगे कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर पर, तीसरा लिखोगे भाई अपन देखो चेंज कर देना कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर को बढ़ा के घटा के इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा करते करंट ज्यादा बढ़ता था, ये अपने कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पूरा बताना पॉसिबल नहीं है, अब आपको भाई समझ में आ रहा होगा। तो पहला कारक किसके ऊपर? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, दूसरा कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर पर, दो ही पूछे, तीसरा और बताता हूँ यहाँ पे उत्सर्जक की प्रकृति पर। कैथोड जिसका बना हो उसकी प्रकृति कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। तो ये आपका थ्योरेटिकल सवाल बोर्ड एग्जाम 2017 का। आगे सवाल बोर्ड एग्जाम 2016 में न्यूमेरिकल है। बोर्ड एग्जाम 2016 के अंदर अपन आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखिए थ्योरी की बातें मैं यहाँ लिखूंगा तो बेटर नहीं होगा ना, समझा दी मैंने आपको। तो बोर्ड एग्जाम 2016 का न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल बोला इन्होंने कि सीजियम धातु के लिए डेली आवृत्ति 5.16 इंटू, यानी आपको न्यूमेरिकल गैस में दिया है, आपको दिया ये है डेली आवृत्ति का मान, न्यू नोट का मान दे रखा कितना 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। तो इसका कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। तो आपको देखिए कार्यफलन का फॉर्मूला जानते हो, तो कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन आपको निकालना है। कार्यफलन दिखाते हैं किससे? फाई नोट से दिखाते हैं। तो फाई नोट होता है क्या है? ये होता है एच न्यू नोट होता है। तो यहां से मान रख दो, एच क्या होता है? प्लांक नियतांक, जिसका मान आपको याद होना चाहिए कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34, और न्यू नोट क्या होता है? डेली आउट जो दे रखा 5.16 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज। तो गुणा भाग करोगे आप तो 6.63 इंटू 5.16 कर गुणा भाग, आराम से, कोई बड़ी संख्या नहीं, आराम से आप कर सकते हो। मैं इसे कर रहा हूँ जल्दी से, 6.63 इंटू में 5.16 गुणा करने पे आ रहा है 34.21, 0.8 भी आ रहा है आगे, और माइनस का 34 प्लस का 14 यानी माइनस का 20 आप बोल सकते हो। इसको आप जूल कर सकते हो, आप इसको भी बोल सकते हो 3.4 या 3.4 छोड़िए,
ठीक है, ये आंसर किस में जूल में आएगा, लेकिन निकालना किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना। देखिए जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से भाग दे देना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देना होता है। तो ये क्या आएगा, देखिए 34.21 इंटू में 10⁻20 और नीचे अपन वो काम कर देते हैं यहाँ पे तरीके। देखिए ये 10 यहाँ माइनस का बनाते हैं कि आप इसको लिखोगे 3.421 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये तो आपको लिखना आता होगा मानक रूप में। ठीक है, यहाँ पे एक हाथ माइनस में मतलब कम किए से, तो यहाँ माइनस का 20 का नीचे इसका ऐसा कर दो ना, माइनस का 20 को आप माइनस का 19/10 लिख सकते हो। इस 10 का भाग लगा दिए तो 10 यहाँ देगा। ये आंसर कितना है, जूल में। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना, इसको क्या करो आप 3.421 इंटू में 10 का 19 और यहाँ आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का भाग दे दो, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। अब कुछ नहीं, 3.421 आराम से आप भाग दे सकते हो, कोई बड़ी संख्या नहीं है। 421 में 1.6 का भाग देने पे यह आ रहा है 2.138 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आप इसको लगभग 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हो गया आपका आंसर। अतः कार्यफलन, अतः लिखोगे नीचे, अतः कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बोलो क्लियर है। तो ये था आपका देखो सिंपल न्यूमेरिकल 1 नंबर का। तो ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं फॉर्मूला बेस, फाइव नॉट इज x म्यू नॉट, और आपको 1 नंबर मिल गया। आगे पूछा इसमें नंबर 2 से निरोधी विभव या विरोधी विभव की परिभाषा किसे कहते हैं, और एक फिर आपको ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2016 का। तो निरोधी क्या होता है, देखिए परिभाषा बोलता हूँ, निरोधी विभव, इसको अंतक विभव बोलते हैं, इसको कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, और इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो क्या होता है देखिए, तो कैथोड के सापेक्ष परिभाषा याद करनी पड़ेगी। कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह है ऋणात्मक विभव, वह है ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। दोबारा से बोले, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह है ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसका आता है के मैक्सिमम जो आता है वो आता है EV नोट, यहाँ पे ये होगी अधिकतम गतिज ऊर्जा और ये निरोधी विभव आपका हो गया। फिर आगे पूछा इसमें कंटिन्यू, इसमें ग्राफ और बनाना है कि ग्राफ ये एक समान आवर्ती तथा भिन्न तीव्रताओं के दो आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का पट्टिका विभव के साथ आलेख, पट्टिका का मतलब निरोधी विभव के बीच में वो आलेख खींचना। तो इसी का सेकंड पार्ट परिभाषा के साथ ही आपको डायग्राम भी बनाना था। ये नोट नहीं किया था, आप बैक करके इसको नोट कर लेना, मैंने हटा दिया यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बनाना है, किसके बीच में आवर्ती, एक समान आवर्ती तो भिन्न तीव्रताओं के विद्युत धारा प्रकाश विभव भी हो। तो देखिए यहाँ पर लेते हैं वाई एक्स पर लेंगे प्रकाश विद्युत धारा, और यहाँ लेंगे अपन निरोधी विभव V नोट लेंगे। यहाँ लेंगे अपन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है आपका निरोधी विभव x पर निरोधी विभव V नोट है, और यहाँ पर लेंगे y पर प्रकाश विद्युत धारा। इसको मैं दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए, या दिखाई दे रहा है प्रकाश धारा, इसको मैं दिखाने के लिए IP से, I मतलब करंट मान लीजिए, P मतलब प्रकाश धारा मान लीजिए। तो ग्राफ के साथ देखिए, अगर आप करंट के आवर्ती, अगर आप विभव को बढ़ाते हो तो करंट क्या होता है, बढ़ता है। कुछ ग्राफ आपका इस प्रकार आता है, फिर आपका सैचुरेट हो जाता है। अब देखिए तीव्रता बढ़ाओगे तो ग्राफ यानी ये होता है, इसको बोलते हैं V नोट, इसे क्या बोलते हैं -V नोट, ये आपका होता है, ये इसको बोलते हैं निरोधी विभव। तो ये ग्राफ क्या लिखोगे, ग्राफ हो गया तो यहाँ पे, और दूसरा ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा। ये मान लीजिए I1, ये मान लीजिए आपका I2, यानी तीव्रता बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश धारा बढ़ती है, लेकिन निरोधी विभव नहीं बढ़ता। निरोधी विभव डिपेंड करता है आवर्ती पर, आवर्ती बढ़ाओगे तो फिर निरोधी विभव का मान बढ़ता है। वो ग्राफ भी देखा इसी बार नहीं, ये ग्राफ हमने देख रखा है, ये ग्राफ हमने देख रखा है, ये आपका आवर्ती और निरोधी विभव के बीच में होता है। तो अपने ये नहीं बनाना, आप ये बनाना है अलग अलग तीव्रताओं के, दो अलग अलग तीव्रताओं के लिए एक समान आवर्ती तथा भिन्न तीव्रता। यहाँ पे देखिए, यहाँ आवर्ती क्या है, यहाँ आवर्ती समान है,
आवर्ती समान होती है। ये हो गया आपका एक समान आवर्ती तथा भिन्न तीव्रताओं की दो आपतित विकिरणों मतलब की तीव्रता और पट्टिका विभव के मध्य ग्राफ था। बहुत क्लियर, ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना था। ओके, कोई डाउट? ठीक है, अब डिटेल से बात यहाँ नहीं करेंगे। आगे आते हैं बोर्ड एग्जाम 2015 के अंदर। तो 2015 में सवाल पूछा गया आपसे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। जो बता दिया अभी, ठीक है। कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। सवाल नंबर 1 कंप्लीट, यानी आपको परिभाषा ही पूछी थी। सवाल नंबर 2 है न्यूमेरिकल है। सवाल नंबर 2 न्यूमेरिकल, यहाँ से आपको कुछ नोट करना है तो नोट कीजिएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, सवाल नंबर 2 न्यूमेरिकल क्या है 2015 का न्यूमेरिकल। ये है, दिया ये है कि इस धातु का कार्यफलन आपको दिया है, फाई नोट दे रखा है 3.31 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आपको कार्यफलन दे रखा है, ठीक है। और बोला क्या है, बोला ये तो इसकी दैलीय आवर्ती गणना, यानी कई बार कार्यफलन देखिए दैलीय आवर्ती पूछता है और कई बार दैलीय आवर्ती कार्यफलन पूछता है। तो आपको यहाँ पे न्यू नोट का मान, दैलीय आवर्ती का मान निकालना। वो भी किसने, इसमें साफ साफ बोला है दैलीय आवर्ती की गणना हर्ट्ज में कीजिए। किसमें कीजिए? हर्ट्ज में कीजिए। तो देखिए आप जानते क्या हो, फाइन नोट होता है एच न्यू नोट, ये होता है। तो यहाँ से न्यू नोट क्या आ जाएगा, फाइन नोट बटे में एच, ठीक है। एच को नहीं भेज दिया, फाइन नोट का मान दे रखा, रख दीजिए। तो आएगा 3.31 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एच क्या होता है, प्लांक नियतांक। तो आपको याद है कितना होता है, 6.623 होता है। इसको आज 6.6 ले लो क्योंकि इससे काटने में आसानी हो जाएगी। 6.63 को लगभग 6.62 मान लो, कोई बात नहीं है। इंटू 10⁻⁻34। अब सारे मान ऐसा ही के अंदर है, तो आंसर भी कितना आएगा, हर्ट्ज में ये आंसर आपको मिलेगा। तो देखिए 3.31, ये 6.62 लगभग 2 बार कटा, तो यहाँ नीचे आएगा 1/2 यानी 1.6। ऊपर देखिए माइनस का 19 है, नीचे माइनस का 34 है। तो ऊपर माइनस का 19, नीचे माइनस का 34, तो माइनस का 14 यानी माइनस का 15 बनेगा, बचेगा नीचे। ऊपर जाके बन जाएगा प्लस का 15, ये बन जाएगा, बटे में आएगा 2। ये आपका बन जाएगा कितना बनेगा, 16। ये कितना बन जाएगा, 16 यानी 0.8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आपको आंसर मिल जाएगा। 1.6 में 2 का भाग देने पर आंसर आपका यही मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.8 इंटू में 10 की पावर, गलती हो रही है कहीं से, 6.2 1.8 0.8 इंटू 10⁻15 गुणा भाग सही किया, माइनस का 19, ठीक है। मेरे पास यहाँ आंसर लिखा हुआ 10⁻14 लिखा हुआ पहले का, वो आप देखते हैं क्या लगता है, माइनस का 19 माइनस का 34, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 19, कितना बचेगा, यहाँ माइनस का 19 कट जाएगा, तो इससे मतलब 19 कम कर लो यहाँ पे, तो 19 गया तो कितना बचेगा, 14 15 बचेगा। 0.8 इंटू ये आंसर आ रहा है, गुणा चेक करा, ये आंसर आ रहा है 0.8 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 2, तो 0.8 होगा। हाँ ऐसी गलती भी, गुणा चेक कर लेता है, 0.8 से ही आ रहा है, 0.8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो जाए, इसमें करना अपने मेरा हर्ट्ज में आपका आंसर निकाला, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 10⁻15 आंसर आ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर। न्यूमेरिकल सवाल बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। बस आपके से 2 फॉर्मूले आपको याद करने, डे ब्रोगली का ये वाले फॉर्मूले आपको याद करना है। किसके सवाल आ सकते हैं मैं आपको दिखाई दिया, अभी ऐसे सवाल आएंगे इस बार भी, कोई ज़्यादातर नहीं आता है। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट, आगे सवाल है, डे ब्रोगली की परिकल्पना लिखिए और कोई इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से जो V वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की डे ब्रोगली तरंग का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो डे ब्रोगली की परिकल्पना, ये नोट करना तो पॉज के नोट कर लेना। ओके, डे ब्रोगली की परिकल्पना आपको लिखनी है। तो डे ब्रोगली क्या बोलता है कि एक गतिशील द्रव्य कण कभी कण की तरह तो कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। अर्थात गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबंध होती है, यानी गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग क्या होती है, संबंध, लिंक होती है, संबंध होती है, जिससे द्रव्य तरंग या डे ब्रोगली तरंग कहते हैं। डे ब्रोगली तरंग कहते हैं। और डे ब्रोगली तरंग क्या होती है, लैम्डा बराबर, अगर किसी कण का संवेग p है तो डे ब्रोगली तरंग होती है लैम्डा बराबर h/p। ये हो गया इसका फॉर्मूला।
जो मैंने बात बोली वो लिखनी है पूरी, कि कोई मतलब गतिशील द्रव्य कण कभी कण की तरह तो कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबंध होती है, जैसे द्रव्य तरंग या दे ब्रोगली तरंग कहते हैं। अर्थात द्रव्य भी प्रकाश, यानी द्रव्य की भी प्रकाश की भांति द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है। तो ये हो गया लैम्डा बराबर एच बटे में पी। लेकिन यहां से आपको फॉर्मूला बनाना, क्या फॉर्मूला बनाना है कि विराम अवस्था से वी वोल्ट द्वारा। तो देखिए यहाँ पे संवेग और गतिज लिखोगे, संवेग व गतिज संबंध P बराबर √2m के। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, विराम अवस्था में चल रहा है तो गतिज ऊर्जा होती है जो कार्य विभव बराबर कार्य बटा आवेश, तो K बराबर होता है Q इंटू में V। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है किया गया कार्य के बराबर, कार्य ऊर्जा प्रमेय से सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पे K बराबर Q आप लिखोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा बराबर H बटे में रूट के अंदर 2m/QV। ये बन गया फॉर्मूला जो आपने कर रखा है, वहां पे पूरा ढंग से लिख देना, लैम्डा H में √2m की। अब यहाँ पे देखो सभी नियताओं में मान रख रखा है, इसको आप चेंज करने, ये सभी H का मान वो मान रखे, इसको लास्ट में फाइनल आपको यहाँ पहुंचाना 12.27 बटे में √V एंगस्ट्रॉम तक इसको पहुंचा के आपको आ जाना अगर पूछता है तो। बात समझ आगे पूरा करना। H बराबर ये m इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान ये, Q का मान E के बराबर करा के सोल्व करोगे तो आपको पूरा लिख के आ जाना है। ओके, तो ये था आपका दे ब्रोगली। आते हैं बोर्ड एग्जाम 2014 के अंदर, यहाँ सवाल लिखना है ये। अब 2014 देखिए सवाल नंबर 1, सवाल है जी ये वाला, बोर्ड एग्जाम 2014 का सवाल नंबर 1, हटाने का। ये क्या दे रखा है 0.12 किलोग्राम, यानी यहाँ पे आपको द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान m का मान दे रखा है, सॉल्यूशन m का मान दे रखा है 0.12 kg, 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान का की गेंद 20 मीटर पर सेकंड, यानी v का मान आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। इसकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बताइए। तो देखिए दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा बराबर h बटा p। अब संवेग होता है m इंटू में भी, तो m इंटू में भी सब कुछ दे रखा है। तो h का मान कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁴ जूल इंटू सेकेंड, और m दे रखा है 0.12 और v का मान दे रखा है 20। इसको सोल्व कर लीजिए, तो जो भी इसको सोल्व करने पे आ रहा है 6.63 इंटू में यहाँ से 0 से ये पॉइंट, मतलब यहाँ पे 1.2 इंटू में 2 लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁴ यानी 6.63, इसको आप 2.4 इंटू 10⁻⁴ कर सकते हो, गुणा भाग कर लीजिए, आसान है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो 6.63 में भाग किसका देना है, 2.4 का भाग देने पे आ रहा है 2.765, 2.7625 इंटू में 10 की पावर -34, और इसका आंसर किसमें आएगा, मीटर में होगा, क्योंकि सारे मात्रा किसमें अपने मीटर, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 2.76 यानी 2.8 के आसपास आप कर सकते हो। तो ऐसा 2 लगभग 2.8 इंटू में 10⁻⁴ मीटर। तो बहुत कम, इसको अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि भाई प्रत्येक जो द्रव्य कण है वो तरंग की तरह व्यवहार तो करता है, लेकिन जो अपने जैसे मोटे मोटे आदमी होते हैं उनका, जिसमें इसका मतलब ये है कि अपन चलते हैं ना तो अपन तरंग बन जाते हैं, लेकिन उनको एहसास उसका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम तरंग से बहुत कम, इसको अपन एहसास, इसको अपन फील ही नहीं कर पाते, इसका अपन अनुभव ही नहीं कर पाते। अगर यहीं तो इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग आती है वो 10⁻⁻10 कोटि की आती है, ये होती है एक्स श्रेणी की तरंग दैर्ध्य। समझ आ रहा है कि बहुत कम, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये बात सही है कि जब हम चलते हैं तो हम तरंग बन जाते हैं। हर एक मार्कर ये तरंग है, ठीक है। हर एक द्रव्य कण, द्रव्य की भी प्रकाश की भांति ड्यूल नेचर, द्वैत प्रकृति होती है। जिस प्रकार लाइट की कण पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों है, उसी प्रकार जो मैटर होता है, मैटर की भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होती है। ये इसकी रामायण हुई, लेकिन न्यूमेरिकल तो आपको इतना ही करना था। ओके, क्लियर। आगे सवाल है यहाँ पे दूसरा 2, ये मैंने आपको करवा दिया ना, ये तो करवा देना, अभी करवा देना, इसकी ये आपको मैंने करवा दिया था, पहले करवा दिया, शुरू में करवा दिया, तो अब क्या टाइम खराब कर दोबारा। आगे सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2014 का क्वेश्चन नंबर 3, इसको रब कर दो यहाँ से। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे, यानी अपन चलते हैं तो अपन तरंग बन जाते हैं, ऐसा दे ब्रोगली ने बोला, हर एक मैटर। चलिए आगे सवाल नंबर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बोला 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 3 2014 का,
सवाल नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको करना है। तो जो दे रखा है वो लिखते जाइए। दिया है, लिखोगे दिया है, क्या क्या दे रखा है आपको, आवर्ती का मान मीन्स न्यू का मान दिया है कितना, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दे रखा आपको। और बोला है का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड 2 इंटू 10⁻3 जूला नहीं जूल उत्सर्जित करता है। अब देखिए ये क्या है, 2 इंटू 10⁻3 जूल ऊर्जा पर सेकंड, यानी जूल पर सेकंड किसका मात्रक होता है, शक्ति का, यानी ये आपको पावर दे रखा है। ये क्या दे रखा है, शक्ति दे रखी है पावर कितनी, 2 इंटू 10⁻3 जूल पर सेकंड, ये एक तरह से शक्ति का मान है भाई। जूल पर सेकंड इतनी ऊर्जा पर सेकंड उत्सर्जित कर रहा है, तो कार्य क्या होता है, शक्ति मतलब शक्ति क्या होती है, कार्य बटा समय, एक तरह से जूल बटा सेकंड पावर दे रखी है आपको, ठीक है। तो सवाल स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, P बराबर क्या होता है, P बराबर N इंटू में E होता है। अब खास बात ये, P का मान है, N निकालना है, ऊर्जा अपने को नहीं दे रखी, तो पहला क्या करो, ऊर्जा निकाल लीजिए। ऊर्जा कैसे निकालते हैं, E बराबर H न्यू, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर H न्यू दे रखा है। तो ऊर्जा यहाँ पे मिलेगी आपको, H का मान 6.63 इंटू 10 की पावर -34 और न्यू का मान गिवन है कितना, 6 इंटू 10 की पावर 14। सोल्व करोगे तो 6.63 इंटू में 6 इंटू में 10 की पावर माइनस का 20 आपको मिल जाएगा। तो गुणा भाग करने पे इसकी आपको ऊर्जा मिल जाएगी। जूल में निकालेंगे तो गुणा भाग कर लो, आसान गुणेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। 6.63 इंटू में 6 करने पे आपको मिल रहा है 39.78 इंटू 10 की पावर -20 जूल, आपको ये मिल गई ऊर्जा। इसको और सोल्व करोगे तो आप इसको चाहो तो 3.978 इंटू 10 की पावर -19 जूल कर, समझ गए ना। तो यहाँ पॉइंट यहाँ किसका रहे थे, यहाँ पे मैंने माइनस में घात कम कर लिया। चलिए अब क्या होता है, आपको निकालना है प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। ये फॉर्मूला कैसा था आप जानते हो, देखिए शक्ति होती है कार्य बटा समय, इसको आप ऊर्जा बटे समय कर सकते हो। अब ये होगी एक फोटोन ऊर्जा, तो एन फोटोन ऊर्जा होगी एन ई बटे में टी। अब एन क्या है, फोटोन, टी क्या समय, तो एन बटा टी, फोटोन बटा समय बोलते हैं फोटोन पर सेकंड, इसको पी बराबर एन ई बोलते हैं ऐसे। तो पी बराबर क्या होता है, एन इंटू ई से एन आपको मिलेगा पी बटे में ई, पी बटे में ई। तो पी का मान रख दो, कितना देखा है, 2 इंटू 10⁻3, ऐसा ही में। और ऊर्जा भी किसने रखी है आपको, ऊर्जा ये आ गई कितनी, 3.978 इंटू में 10 की पावर -19। अब गुणा भाग आप कर सकते हो, 3.9 को लगभग 4 मान के 1.10 0.5 के करीबन 0.5 इसका आंसर आएगा, किसका, 2/3.978 का, इंटू डिवाइड बाई 3.978 करने वाला 0.5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 0.5। देखो मेरे समझ ना कैसे बता, देखो मैंने कैसे दिमाग लगाया, 3.97 तो 19 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 को बोलोगे 10, ठीक है, 7 है ना इसका, देखिए 9 क्या 7 है, तो इसको एक बढ़ाएंगे कितना, 9 1 10 का 0 यानी 4 बन जाएगा, तो 2/4 यानी 0.5। अब जब 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, ये बन जाएगा प्लस का 19 से 10 की घात 16 बन जाएगा, तो 0.5 इंटू 10 की घात 16 आप इसको बोल सकते हो इसका आंसर, 0.5 इंटू 10 की घात 16 इसका आंसर आप बोल सकते हो, ठीक है। मेरे पास इसका आंसर कहीं लिखा हुआ है क्या, इसका आंसर कहाँ गया, ठीक है सही लिखा हुआ है। इस पॉइंट को हटा दीजिएगा, 5 इंटू, देखिए पॉइंट है तो इसको आप 5/10 कर सकते हो ना, इंटू 10 की घात इंटू 10 की घात 16, तो कितना आएगा ये 5 इंटू 10 की घात 5 इंटू 10 की घात 15 फोटोन पर सेकेंड, फोटोन पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखो यहाँ के लिए आप बोलोगे ये कैसे कब उठाओ कब, तो यहाँ ऐसा करना, ये जो नंबर होना, ये नंबर आपको हमेशा 1 और 10 के बीच में रखना होता है, ये साइंटिफिक नोटेशन होता है, वैज्ञानिक संकेत होता है। यहाँ जो भी नंबर है वो 1 और 10 के बीच में रखना होता है, किसके बीच में, 1 और 10 में। तो यहाँ इसको आगे देखिए 1 और 10 के बीच में, तो इसका आपको आंसर ऐसे सेट करना होता है। तो ये था आपका सवाल 2014 का। आते हैं 2013 के अंदर, 2013 में सवाल क्या क्या पूछा, देखिए पहला सवाल पूछा यहाँ पे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में निम्न को परिभाषित कीजिए। प्रकाश सवाल क्या है 2013 का, इसको नोट कर दूं, नोट करना तो नोट कर लीजिएगा, नोट करना है, पॉज करके नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल आसान, अच्छा न्यूमेरिकल है, आसान है लेकिन अच्छा है, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता फोटो प्रश्न होता क्या है, सीधा फोटो तो है नहीं। याद करेंगे पी बराबर एन ई, पी बराबर एन ई, टी बराबर एन, पी क्या होती है शक्ति, ई क्या होती है ऊर्जा, ऊर्जा नहीं तो निकाल लो, शक्ति ये देखिए जूल पर सेकेंड। चलिए बोर्ड एग्जाम इसको अब कर देते हैं,
अब आते हैं बोर्ड एग्जाम 2013 के अंदर। तो 2013 में देखिए सवाल नंबर 1 बोला है यहाँ पे कि प्रकाश विद्युत प्रवाही घटना में निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला कार्यफलन, पहला क्या निकालना है, अब कार्यफलन, इसकी परिभाषा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बता दिए ना। दूसरा पूछा निरोधी विभव, जो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, निरोधी विभव मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको इसी लेक्चर में बता दी है, तो बताने कोई ज्यादा मतलब नहीं। आगे सवाल पूछा है 2013 में बी कि सवाल ये 3.31, अब न्यूमेरिकल क्योंकि क्या बता देना ना, ठीक है। 3.31 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी आपको फोटोन दे रखा है, फोटोन की तरंग दैर्ध्य 3.31 एंगस्ट्रॉम का फोटोन दे रखा है और इसकी आपसे ऊर्जा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा का होता है E बराबर एच न्यू, जब आवर्ती रखे लेकिन यहाँ पे तो लेमडा रखा है तो जाएगा एच सी बाई लेमडा। तो आप इसको 3.31 इंटू में 10 की पावर माइनस का 10 मीटर कर लीजिए तो आपको ऊर्जा जूल में मिल जाएगी। अब यहाँ पे वो 12,400 मत लगाओ, ठीक होता है ना, क्योंकि यहाँ से ये लिखना ही बेटर है क्योंकि वैल्यू यहाँ पे डेटा कैसा है, ये लिखना है आसान फायदेमंद रहेगा। देखिए यहाँ पे E बराबर एच का क्या होता है 6 पॉइंट, समझ आ गया ना। एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य है और आपको इसकी क्या निकालनी है, आपको इसकी ऊर्जा निकालनी है, फोटोन की ऊर्जा आपको निकालनी है। तो E बराबर एच सी बाई लेमडा। अब H क्या होता है पलांगनीयता, इसका मान होता है कितना 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। C क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, जो कितना होता है 3 इंटू 10 की घात 8 और नीचे लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, लेमडा आपको दे रखा है 3.31 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 कर लीजिए। तो देखिए इसको आप लगभग 6.62 मान लो ना, क्या दिक्कत है, लगभग 2 बार कट जाएगा तो 2 इंटू 3 लगभग 6। इन दो को डेटा आसान है, होगी कैलकुलेशन। अब देखिए माइनस का 34 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 24, माइनस का 24 से 8 और घटा दो तो कितना बन जाएगा माइनस का, तो 6 इंटू 10 के माइनस का 16। ठीक है, ये आंसर कितना है, ये आंसर जूल में आएगा, लेकिन इसको आपको लिखना किसमें होता है, आपको फाइनल आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपको जो आंसर लिख के आना होता है वो किसमें लिख के आना होगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिख के आना है। किसमें क्या आना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जूल, लेकिन जब भी आप यहाँ काम कर रहे हो तो जो भी कार्यफल पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख के आना है, ऊर्जा पूछिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिख के आना है। यहाँ कुछ पूछा तो बोला तो नहीं है, सीधा ऊर्जा की गणना ही करवा दो, ऐसा कुछ बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कीजिए, लेकिन आपका ड्यूटी है कि यहाँ आंसर को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में छोड़ के आना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इसको क्या करोगे, आप गुना कर दीजिए, किससे भाग दीजिए, किससे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से आप इसको भाग दे दीजिए, तो क्या होगा देखिए, इसको आप 60/16 कर सकते हो, यहाँ चढ़ा दिया, और जब माइनस का 19 नीचे, माइनस का 19 तो माइनस का 16, तो नीचे बचेगा माइनस का 3, ऊपर जाके ये प्लस का 3 बन जाए तो 10 का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको गुणा भाग करोगे तो 16 48 दशमलव कितना बचा है 12, फिर 120 यानी कितना होगा 16 17 के आसपास कुछ आ रहा है, 3 पॉइंट गुणा भाग कर लो 60/16 कर लो। भाग आसान है, जब दोगे 2 से काट के देना, 2 से काट के भाग आप आसानी से दे सकते हो, तो आपको 3.75 इंटू में 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। 10 की घात 3 को किलो बोल सकते हो, आप इसको 3.75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हो। बोलो क्लियर, तो ये था इसका ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, ये हो गया आपका आंसर। ऐसा वाला है तो भी आप कर लोगे। अगला सवाल यहाँ पे है, वो भी एक न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। दूसरा सवाल इसको आप कर दे क्लियर, तो दूसरा सवाल देखिएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। दूसरा सवाल यहाँ पे क्या है बोलते हैं, सवाल ये है कि 400 वोल्ट विभवांतर से, सवाल क्या है, दूसरा सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, सवाल यह है 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य गणना कीजिए। बहुत आसान सवाल, V का मान देखा कितना 400 वोल्ट दे रखा है और पूछ क्या रहा है आपको, लैम्डा इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है, तो सीधा फॉर्मूला होता है लैम्डा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, याद हो गया आपको 12.27 बटे में रूट वी एंगस्ट्रॉम। वैसे 0.27 बोलना गलत है, पॉइंट का एक एक नंबर करके पढ़ते हैं, तो 12.27 बटे में रूट, ये आपको आंसर एंगस्ट्रॉम में मिलता है। तो मान रखा देखिए 12.27 रूट भी 400, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, ये होता है ना, 2 का 2 20, ठीक है, तो कितना 12.27 बटे में 20। अब इसको गुना भाग आप कर लीजिए, भाग आप देना जानते हो, जानते
तो देख लीजिए कितना आएगा 12.27 भाग देना, भाग के देना है 20 से भाग देना है, तो ये मिल रहा है 0 पॉइंट लैम्डा इलेक्ट्रॉन आ रहा है 0.6135 एंगस्ट्रॉम में। ये आंसर कितना आएगा, एंगस्ट्रॉम में आंसर आ गया। तो ये थे आपके सवाल। न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान है, थोड़ी बहुत आसान सवाल, यानी इस चैप्टर से इस बार तो वैसे आपको छोटे सवाल मिलेंगे, तो आपको न्यूमेरिकल सारे करेंगे। देखिए सवाल न्यूमेरिकल आपने देख लिए, बहुत आसान आते हैं, फॉर्मूला बेस आते हैं। बस आपको आपकी बुक के एग्जाम्पल अगर कर लिया ना, ये बुक जैसे तो क्या है, बुक के एग्जाम्पल, बुक के न्यूमेरिकल, बुक के ऑब्जेक्टिव सारे कर दो, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल गलत हो ही नहीं सकता। बाकी परिभाषा, कार्यफलन की परिभाषा, दैलीय आवर्ती, दैलीय तरंग दैर्ध्य, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा हो गया, और डायग्राम वगैरह भी आप याद करके जाना, क्या मतलब उसका डायग्राम आपसे बनवा लें। ठीक है, तो ये था आपका बोर्ड एग्जाम, आपका चैप्टर नंबर 13 के PYQs आए करेंगे, चैप्टर नंबर 14 के PYQs और रिविजन भी करेंगे। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।